नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस वीडियो में हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। पिछले साल भी जो आए थे, पिछले से पिछले साल भी आए थे, है ना। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से रिपीट होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। तो बहुत ही इत्मीनान से इस चैप्टर को देखना, और इंपॉर्टेंट वीडियो भी अगर आपने देख लिया तो ये समझ जाइए कि आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं इस तरीके से बनाता हूं ताकि बच्चों को, है ना, एक बार में ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने पहले भी वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये बात पता है कि एक बार की वीडियो में मैं सारी की सारी चीजें आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब करने जा रहे हैं सबसे पहले संविधान क्यों और कैसे का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है संविधान से क्या अभिप्राय है। पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान से क्या अभिप्राय है। देखिए संविधान क्या है, संविधान को याद करने के लिए मैंने 3 प्रकार की बातें बोली थी। क्या 3 प्रकार की बातें? सबसे पहले संविधान एक लिखित दस्तावेज है या फिर लिखित पुस्तक है। दूसरे नंबर पे इसमें नियम और कानून लिखे गए हैं, और तीसरे नंबर पे इसके माध्यम से किसी भी देश को बहुत ही अच्छे से चलाया जाता है, मतलब सुचारू रूप से चलाया जाता है, इसी को संविधान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं संविधान एक प्रकार की पुस्तक है, तो संविधान एक प्रकार का पुस्तक है, इसमें नियम कानून लिखे गए, इसके माध्यम से किसी भी देश को अच्छे से चलाया जा सकता है। तो आंसर भी यही लिखा है, संविधान जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसे लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक होती है, संविधान कहलाती है। संविधान का काम क्या होता है? यह सरकार, समूह, न्यायालय तथा अन्य संगठन जितने भी चीज होती है इनमें ये विश्वास बनाने का काम करती है और आपस में कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठाने का काम करती है, और इसी को हम कहते हैं संविधान। संविधान को याद करने का एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। कैसे याद कर सकते हो? संविधान ऐसे लिखते हैं ना, संविधान, सॉरी ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अंक की मात्रा ऊपर विधान नीचे, ठीक ना, संविधान। अब देखिए संविधान, स और ऊपर म, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सम, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? विधान। यानी कि सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब क्या होता है? कानून। यानी कि ऐसी पुस्तक जहां पर समान नियम कानून हो सबके लिए, एक बराबर नियम कानून हो सबके लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि ऐसा पुस्तक जिसमें सभी के लिए एक समान नियम कानून लिखे गए हो, उसी को संविधान कहते हैं। आई होप से पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? प्रस्तावना क्या होती है जी? तो जिस प्रकार से आपका जो एक बुक होता है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उस बुक में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है। इट मीन्स इंडेक्स को अगर हम पढ़ लें तो हमें पूरे, है ना, हमें पूरे बुक में क्या है इसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। इसी प्रकार से जो प्रस्तावना होती है भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन देने का काम करती है। इट मीन्स जिस प्रकार से इंडेक्स पूरे बुक के बारे में बताती है, उसी प्रकार से प्रस्तावना संविधान का एक प्रकार का परिचय पत्र है। तो कह सकते हो कि संविधान का प्रारंभिक परिचय पत्र ही क्या कहलाती है? संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। यानी कि एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है जो कि प्रस्तावना में मेन चीजें लिखी जाती हैं। जिस तरीके से इंडेक्स में सारे चैप्टर्स के नाम लिखे जाते हैं, इन चैप्टर्स के नाम देख के हम पूरे बुक का आइडिया लगा सकते हैं, उसी प्रकार से प्रस्तावना को देखकर हम संविधान का आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज लिखा गया होगा। कहते हैं अगर किसी देश के अगर संविधान को आपको पढ़ना हो ना, तो सबसे पहले वहां की प्रस्तावना पढ़िए। प्रस्तावना पढ़ते के साथ ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ इस संविधान में चीजें लिखी गई होंगी। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए तथा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसी चीज पे आधारित है। सबसे पहले अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो सबसे पहले ये अमेरिकी संविधान में इसको शामिल किया गया था, और उसके बाद अन्य देशों ने भी इस चीज को अपने संविधान में शामिल कर लिया। आई होप सो 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैंने क्लियर करवा दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ये आता है जी 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर। आप कहोगे कैसे कैसे? अगर शॉर्ट में पूछ लिया तो 2 नंबर, 3 नंबर में भी पूछ सकता है, या फिर 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखिए संविधान की आवश्यकता, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आवश्यकता क्या है। तो देखिए देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। सुचारू का मतलब होता है बढ़िया ढंग से चलाने के लिए। दूसरा, देश का सर्वोच्च कानून बनाने के लिए, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चलाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। संविधान सरकार द्वारा नागरिकों पर
जितने कानून लगाए जाते हैं उन सभी चीज की सीमा तय करता है। मतलब जितने भी सरकार नियम कानून जनता पे लगाती है उसकी क्या लिमिटेशन है। देखिए, चाहे अधिकार हो चाहे कानून हो, हर एक चीज की अपनी एक सीमा होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मुझे अधिकार मिला है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार है तो मैं अपना ये जो पेन है, डिजिटली जो पेन है, इसको मैं उठा कर फेंक सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा है, मैं फेंक सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे फेंकने से अगर किसी को चोट पहुंच जाती है या किसी को लग जाता है तो मेरी स्वतंत्रता उसके ऊपर भारी पड़ गई। इट मीन्स अब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। इसी का मतलब यही होता है कि यानी कि हर एक अधिकार हो चाहे कानून हो, सबका एक लिमिटेशन तय किया जाता है, यानी कि सबकी एक सीमा तय की जाती है। आप किस चीज को कितने हद तक यूज कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें संविधान में लिखी गई है। चलिए भाई, ये भी आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसके कौन से दो उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य में यह कहा गया था कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा। इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, तो भारत तो आजाद ही है। अच्छा, इसके साथ साथ संप्रभु का मतलब होता है खुद से डिसीजन लेने की शक्ति। भाई हम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, हम चाहे अच्छा चाहे बुरा खुद से हम डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत एक स्वतंत्र देश है और संप्रभु देश है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं उद्देश्य में, यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, कानून के समक्ष समानता दी जाएगी और मौलिक अधिकार जैसी चीजें भी दी जाएगी। इस चीज की क्या दी गई है? गारंटी दी गई है। तो समझ में आ गया, ये भी दो क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? आज का प्रश्न ये है भाई, देखो जितने भी भाई और बहन, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा हाथ चला लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए। बेहद इजी क्वेश्चन, और जो भी मेरे पास पढ़ने आता है सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त तो मनाते तो हैं लेकिन क्यों मनाते हैं इसके बारे में उनको आइडिया नहीं होता। तो जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि विकास स्टडी पॉइंट पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको इनके बारे में नॉलेज है, और नहीं भी है तो पूछ के गूगल से सर्च वर्च करके इसका आंसर दीजिए, लेकिन देना जरूर है। क्या लिखा है? भारत कब आजाद हुआ? पहला चीज तो आपको ये बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे 26 जनवरी 15 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं? चाहे इंग्लिश में जवाब देना है इंग्लिश में दीजिए, चाहे हिंदी में जवाब देना है तो हिंदी में दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, ठीक है। इन दो क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करने वाला हूँ, जरूर आप इसका आंसर दीजिए। चलिए भाई, अच्छा इसके साथ साथ देखिए, है ना, चैनल पे देखो नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बस वीडियो देखते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करे तो, और अगर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलती रहेगी और इससे थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या? विकास स्टडी पॉइंट का एक ऐप है, विकास स्टडी पॉइंट का एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जितनी भी वीडियो मिल रही है जो कि YouTube पे आप देख रहे हैं वो सारी की सारी आपको विकास स्टडी पॉइंट पे मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा जी, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ना, जैसे मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आइएगा तो एक बैच स्टार्ट हुआ है सफलता बैच के नाम से, और ये 2025 के बच्चों के लिए, 2024 से 25 वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले क्या है, आपकी जो बुक है, बुक जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री का बुक का जो है इसका सबसे पहले कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा। पहली चीज तो ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, कंप्लीट वीडियो हो गया। दूसरे नंबर पे आपको नोट्स देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिला है क्योंकि टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टेस्ट सीरीज दे दूंगा, आप घर बैठे कर सकते हो और साथ ही साथ हमसे भी चेक करवा सकते हो। साथ ही साथ सैंपल पेपर, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस ड्यूरिंग द एग्जाम। ये तो लाइव क्लासेस, मैं आप लोग के लिए ये भी कहूंगा कि हफ्ते में एक दिन मैं लाइव आऊंगा और आपके सारे डाउटों को क्लियर करूंगा। जो फैसिलिटीज आप यूट्यूब पे ले रहे हो उससे डबल ट्रिपल 10 गुना फैसिलिटीज आप चाहो तो विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे आकर ले सकते हो, जिसमें कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो किस चीज की? सबसे पहले चैप्टर वाइज वीडियो, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट वीडियो, तीसरे नंबर पे सैंपल पेपर की वीडियो, साथ ही साथ है ना आपको गेस्ट पेपर दिया जाएगा। ये सारा का सारा चीज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। हिस्ट्री का भी करवाया जाएगा, पोल साइंस का भी करवाया जाएगा। तो जिन बच्चों को ज्वाइन होना है
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि 7011912793 पे मैसेज करके भी बात कर सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई, ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ। अब देखिए संविधान के बारे में आपने तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि आखिर जो संविधान बना ना, उसको बनाने के लिए कौन सी सभाएं लगी, कब की बात है, कैसे कैसे क्या चीज हुआ। तो देखिए बात ऐसी है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसी समय पे हमें ये इतना डेफिनेटली पता तो लग गया था कि हमारा देश आजाद होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे देश मिलकर इंग्लैंड के ऊपर फोर्स कर रहे थे, भाई तुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है भारत को, और आगे चल के भारत को छोड़ना ही पड़ा। तो छोड़ना है, जब ये बात ब्रिटेन को पता लगी तो ब्रिटिश क्या करता है, ब्रिटिश कहता है जी मैं आजाद कर दूंगा, लेकिन इसको है ना, इसको आजाद करने के लिए मैं एक मिशन भेजूंगा जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जिसका जिम्मेदारी ये था, जिसका काम ये था कि भारत की जो सत्ता है भारत के लोगों को हस्तांतरित करके चला जाए। तो जब वो यहाँ पे आया, आने के बाद जब भारतवासियों को कहा कि आपको एक संविधान बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसके बाद भारतीय संविधान बनाने की मांग बैठक शुरू हो गई, ठीक है। लमसम अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, इनडायरेक्टली मेथड के द्वारा टोटल कितने मेंबरों का चुनाव हुआ, 389 मेंबरों का चुनाव हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब शुरू हुई, देखिए क्या लिखा है, संविधान सभा को बनाने की सबसे पहली जो बैठक शुरू हुई थी, गठन जब स्टार्ट हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये 1 नंबर के भी क्वेश्चन में आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब शुरू हुई थी। तो संविधान सभा की पहली जो बैठक है ना, जो पहली बैठक पार्लियामेंट में लगा था, 9 दिसंबर 1946 को लगा था। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और आगे चल के 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया, है ना, पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और ये सारी की सारी चीजें किसके अनुरूप हुई थी, ये सारी की सारी चीजें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, इसी के अनुरूप सारी चीजें हुई थी। यानी कि जो गाइडेंस करने का काम था वो कैबिनेट मिशन ने किया था। टोटल कितने मेंबर थे, 389। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 सदस्य वो थे ना जहां पे ब्रिटिश सरकार खुद रूल करती थी। ब्रिटिश सरकार जहां पे खुद रूल करती थी, वहां से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा 292 मेंबरों का चुनाव हुआ था। इसके साथ साथ 93 मेंबर देसी रजवाड़े से आए थे, यानी कि जहां पे राजा महाराजाओं का शासन आया था वहां से आए थे। और जो 4 आए थे ना, वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। इट मींस 389 मेंबरों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 292, 93 और 4, ठीक है। जिसमें से 292 ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, 93 देसी रजवाड़ों से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। इसके साथ साथ देखा जाए तो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था। और इस तरीके से टोटल जो मेंबर आए थे 389 मेंबर आ गए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उद्देश्य इसका 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ साथ ये सारी की सारी चीजें कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के जरिए हुई थी, जिसमें से 389 मेंबर जो चुन के आए थे, 292 आए थे आपके ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, देसी रजवाड़ों से 93 आए थे, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन इस तरीके से हुआ। आगे चल के क्या होता है कि इस योजना के अनुसार देखा जाए तो सबको, चाहे वो देसी रियासत हो, चाहे कोई रियासतों का समूह हो, उनको उनकी आबादी के हिसाब से बांट दिया गया था। यानी कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था, ठीक है। 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292, अभी जस्ट हमने बात किया। देसी रजवाड़ों से 93 आए थे, और जो 4 आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। हर एक प्रांत की सीटों को 3 समुदाय में बांट दिया गया था, जैसे कि मुसलमान, सिख और सामान्य वर्ग। उनकी आबादी के अनुपात में उनको बांट दिया गया था। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा बुलाई गई, और तब उनमें से संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की जो संख्या थी 292 हो गई। देखिए सबसे पहले समझिए टोटल मेंबरों की संख्या 389 थी, और लेकिन ये थी कब, 1946 में। लेकिन आगे चल के 1947 में, ठीक है, 1947 की अगर मैं बात करूं, 1947 में हमें क्या मिलती है, हमें आजादी मिल जाती है। तो जो ऐसे व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तान से चुन के आए थे, पाकिस्तान और इंडिया पहले एक ही था, लेकिन जब संविधान बनने की बात हुई थी तो आजादी से पहले बात हुई थी, तो अब ऐसे लोग जो पाकिस्तान से चुन के आए तो पाकिस्तान चले गए, छोड़ के चले जाएंगे। तो अब इस वजह से 389 मेंबरों से घटकर अब संख्या कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है, ठीक है।
कब कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है। और जिस समय संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आती है 26 नवंबर 1949 को, उस समय 284 व्यक्ति उपलब्ध थे, मौजूद थे, और इन्होंने ही अंतिम समय में यानी कि अंतिम तौर पर संविधान पर इन्होंने हस्ताक्षर किया, जिसमें से 15 महिलाएं थी। और इस तरीके से आप देख सकते हो ये लोग हैं जो कि संविधान पर हस्ताक्षर करने का काम कर रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया, हमें यही समझ में आया कि टोटल सबसे पहले 389 मेंबर चुने गए थे। आगे चल के जब आज़ादी हमें मिल जाती तो जो ऐसे लोग पाकिस्तान के इलाकों से चुन के आए तो पाकिस्तान चले गए। अब मेंबरों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई, और जिस समय संविधान पर हस्ताक्षर करने की बारी आती है उस समय संख्या कितनी हो जाती है, 284 हो जाती है। और इन्होंने अंतिम तौर पर हस्ताक्षर किया, जिसमें से 15 क्या थी, महिलाएं थी। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर में आता है। अब बात करते हैं संविधान का कार्य। देखिए कार्य पूछता है 4 नंबर पे, और इसके 4 कार्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बुक में सेम एज इट इज यही लिखे हुए हैं। अब समझिए संविधान का पहला कार्य क्या है। संविधान का सबसे पहला कार्य यह है कि एक प्रकार का बुनियादी नियम उपलब्ध कराए। इस प्रकार संविधान का प्रथम कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय बन पाए, मतलब एक प्रकार का तालमेल बिठ पाए, साथ ही साथ विश्वास बना रहे। तो पहला काम क्या है संविधान का, एक प्रकार का ऐसा नियम कानून उपलब्ध कराए जिसकी वजह से समाज में, है ना, न्यूनतम समन्वय बन पाए, विश्वास आपस में लोगों में बन पाए। दूसरे नंबर पे द्वितीय कार्य क्या देखने को मिलता है, संविधान का दूसरा काम यह तय करना है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास है। संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि देश को चलाने के लिए हमें एक राष्ट्रपति की जरूरत है, प्रधानमंत्री की जरूरत है, और साथ ही साथ इनका सहयोग करने के लिए मंत्रिमंडल की जरूरत है। और इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं के बारे में लिखा हुआ है, एक प्रकार का सारा चीज लिखा हुआ है। तो इसी वजह से संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह तय करना। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार का निर्माण किस तरीके से होगा, यह भी तय करना। आगे बात करते हैं तीसरा कार्य संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती है। मतलब जो वही चीज है, जितने भी नियम कानून जो कि संविधान लागू करता है नागरिकों के ऊपर, जो सरकार है कभी उस चीज का उल्लंघन नहीं कर सकती है। और गवर्नमेंट के ऊपर जो कानून व्यवस्थाएं हैं जो उसको लिमिट में रखा जाता है ना। देखिए चाहे हम हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके ऊपर ना निगरानी होती है, सबके ऊपर कंट्रोल करने की व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो कोई भी चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो, किसी भी चीज का कोई उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगला क्या लिखा है, चौथा, संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिसकी वजह से वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सही परिस्थिति का निर्माण कर सके। और ये हो गया संविधान का चौथा कार्य। तो क्या क्या समझ में आ गया, प्रथम कार्य समझ में आया जहाँ पे हमने ये समझा कि बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध कराए जिसकी वजह से समाज में समन्वय तथा विश्वास बना रहे। दूसरा काम कि निर्णय कौन लेगा ये डिसाइड करे। तीसरा काम जो भी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर लागू की गई हैं, चाहे जनता के ऊपर चाहे उसका, है ना, सरकार के ऊपर, उस चीज का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। और चौथा चीज कि उसको ऐसी क्षमता प्रदान करे, ऐसी शक्ति प्रदान करे जिसकी वजह से वो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके और सही परिस्थितियों का निर्माण कर सके। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं संविधान के 4 कार्य। चलो भाई ये भी आपको समझ में आ गया। तो अभी देखिए हमने टोटल 6 क्वेश्चन की बात की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें हम ये समझते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं का मतलब क्या होता है, अच्छाई है। जैसे आपकी भी कुछ विशेषताएं होंगी, क्या क्लास में बहुत ही बढ़िया बच्चे हो गए आप, साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए आप, इसके साथ साथ आप हमेशा सत्य बोलते होगे, है ना, आप किसी से कम ज्यादा झूठ बोलते नहीं हो। मतलब इस प्रकार की विशेषताएं हैं, जो आपकी अच्छाइयां उसी को विशेषताएं बोलते हैं। ऐसी भारतीय संविधान की भी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरे नंबर पे लिखित रूप में है, कैसे है, लिखित रूप में है। तीसरे नंबर पे इसमें सभी व्यक्तियों के हितों के बारे में लिखा गया है, यानी कि व्यक्तियों के फेवर के बारे में, व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। आगे भारतीय संविधान कठोर तथा लचीलों का मिश्रण है, यानी कि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कहोगे कठोर कैसे और लचीला कैसे, ये बता देता हूँ। कठोर इसलिए है कि भारतीय संविधान में जो परिवर्तन है, परिवर्तन करना क्या है, कठिन है। क्या है, कठिन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं। और लचीला है, लचीले का मतलब क्या है कि हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, जो हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं इसको लचीला, क्योंकि परिवर्तन करना हार्ड है, इसलिए इसको हम कठोर कहते हैं। और परिवर्तन कर सकते हैं, बेशक समय लगेगा लेकिन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लचीला कहते हैं। आगे, संविधान में मौलिक अधिकार जैसे अधिकारों को, महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रावधान दिया गया है, यानी कि जैसे संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है
उसके बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए किसी भी देश के लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी रहते हैं। और आपको ये बात पता है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक संस्कृति का अधिकार, ये जितने भी अधिकार है हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारा जो संविधान है इसको अपने में समाहित किया हुआ है। आगे, समय के अनुसार ये परिवर्तनशील भी है, यानी इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये परिवर्तित हो सकता है, इसलिए समय के हिसाब से क्या है, परिवर्तनशील भी होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं 8वें की। क्या लिखा है, भारतीय संविधान में किस देश से क्या चीज लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को ना कई तरीकों से पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए क्या क्या कार्य इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आवश्यकता क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेषता भी कभी कभी पूछ ही लेता है। तो भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया हुआ है, इसको पूछता कैसे है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज क्यों कहा जाता है और किन देशों से क्या चीज लिया हुआ है। तो आप कहोगे भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के देशों से विभिन्न प्रकार की चीजें ली गई है, विभिन्न प्रकार का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से इसको उधार का दस्तावेज कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो भारतीय संविधान बेशक उधार का दस्तावेज है, लेकिन फिर भी भारत ने सभी की अच्छाइयों को अपने संविधान में जगह दी है, ये बात आप लिखेंगे। इसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से ये प्रावधान लिए गए हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, चुनाव जब होता है तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला होता है वही जीतता है। तो क्या कह सकते हो कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश सरकार से लिया है। अगला है सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जैसे पार्लियामेंट जैसे बनाते हैं ना, ये भी जो है हम ब्रिटिश सरकार के संविधान से लिए हैं। साथ ही साथ कानून की शासन की व्यवस्था, आप कहते हो ना कानून का शासन चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद तथा उसकी भूमिका, अध्यक्ष जो बनेगा उसका क्या भूमिका रहेगा, क्या रोल रहेगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश सरकार के संविधान से लिया है। कानून का निर्माण किस तरीके से होएगा, ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश सरकार के संविधान से लिया है। आगे बात करते हैं अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकार की सूची हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से, जो हम फंडामेंटल राइट जो हम पढ़ते हैं है ना, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप देखते हो कि कोर्ट कोई भी निर्णय सुना देता है उसको लिखित रूप में रख दिया जाता है, आगे चलकर जब उस केस को रीओपन किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका पूर्णावलोकन किया जाता है। पूर्णावलोकन का मतलब होता है कि किसी भी केस पे डिसीजन जो सुना दिया जाता है उसको दोबारा से अवलोकन करने के लिए, जांचने के लिए उसको दोबारा से है ना निकाला जा सकता है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन ये हो गया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भी सुनिश्चित है ना की गई है, और ये चीजें हमने कहाँ से ली है, संविधान अमेरिका के संविधान से ली हुई है। तो ये आपको लिखना है। आगे आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निषेध तत्व लिए है। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लिया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिखा है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, सशक्त केंद्रीय सरकार, यानी कि हमने देखा है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, और दूसरे नंबर पे जो राज्य सरकार होती है वो पावरफुल होती है, राज्य सरकार। तो यहाँ पर सशक्त किसको बनाया गया, सबसे ज्यादा मजबूत किसको बनाया गया, केंद्र सरकार को बनाया गया। इसलिए हम कहते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कहाँ लिया, अवशिष्ट शक्तियां, ऐसे सिद्धांत जो आने वाले समय में, जैसे हम देखते हैं ना कि नई नई चीजें, जब संविधान बना तो इतना ज्यादा फोन वोन चलता था क्या, नहीं चलता था ना। आने वाले समय में जो डेटा का मिसयूज करते हैं है ना, जो साइबर क्राइम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत में आती है। इस सब चीजों पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है, और ये हमने लिया कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया हुआ। बाकी और भी देश है उनके संविधान से कुछ और भी चीजें ली गई हैं, बट आपको सिर्फ इतना ही लिख दोगे तो इतना ही सफिशियंट है, इतनी चीजें आपको आ जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे समझते हैं महत्वपूर्ण डेट्स, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण डेट्स में काउंट होते हैं। सबसे पहली चीज जो महत्वपूर्ण डेट्स में आप देखेंगे तो क्या क्या चीज, सबसे पहली चीज संविधान जो हमारा डिवाइड है 22 भाग में, 9 अनुसूचियों में, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी, तो 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, जो कि आगे चल के ये परिवर्तित हो गए। और प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे कोई पूछे कि कुल कितने भाग है, कुल कितनी अनुसूचियां हैं और कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप ये कहोगे 25 भाग हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अनुच्छेदों की, तो 470 जो है अनुच्छेद है। तो ये जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय की बात है, और ये वो चीज है जो आज की डेट की बात है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो आप कहोगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान को बनाने में कुल कितनी बैठकें चली थी, तो किसी जगह पे 165 लिखा हुआ है, किसी जगह पे 166 लिखा हुआ है, तो आप एक बार ना चेक भी कर लेना, अदरवाइज 166 बैठक लगी थी। आगे, संविधान को बनाने में कुल कितना पैसा लगा था, ठीक है, तो लमसम अगर देखा जाए 64 लाख के आसपास का पैसा भी लगा था, ठीक है, 64 लाख के आसपास। संविधान सभा की 8 कमेटियां भी बनी थी, कमेटियां मतलब 8 प्रकार का ग्रुप बना हुआ था जिनका अलग अलग काम था। इसके साथ साथ जब भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने हुए थे 1 दिन के लिए, और आगे चल के इनको चेंज करके, मतलब अस्थायी थे तो ये चेंज होंगे ही होंगे। इसके बाद स्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है, इसके बाद स्थायी सदस्य बनाया गया, स्थायी जो अध्यक्ष जो है अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। आगे, विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची थी, 299। अंतिम तौर पर संविधान पर हस्ताक्षर कुल कितने लोगों ने किया था, 284 लोगों ने किया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। कौन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट। अब देखिए, आप लोग नोटबुक अगर लेके बैठे हुए हैं तो कम से कम जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपके अपने व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे आ जाइएगा, आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, और ये जो चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं फ्री में दे दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अगर भैया वादा तो बहुत कर देते हो लेकिन देते नहीं हो, बट कोई बात नहीं, आप आ जाना, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा। ये मैं लिख लूंगा कि हाँ ये जो मैंने बोला है वो मैं दूंगा तो दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो ये जो चीजें हैं ये हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर हमने देखी हुई है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है भारतीय संविधान सभा के गठन की किन्हीं 4 कमियों के बारे में बात कीजिए। किन्हीं 4 कमियां, देखिए जाहिर सी बात है उस समय अंग्रेजों का दबदबा तो खैर था ही। 1946 में भी अगर देखा जाए तो जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उन्हीं के परामर्शों के आधार पर किया गया था। तो कमियां तो कुछ ना कुछ तो थी। सबसे पहला है प्रभुसत्ता की कमी, मतलब खुद के डिसीजन वाली जो बातें होती है ना उनकी कमी, क्योंकि हमने जो किया था कैबिनेट मिशन के है ना प्रस्ताव के जरिए किया था, उसकी बातों को हमने बहुत ज्यादा माना था, तो ये चीज है। प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, हमने कोई प्रांतों का कोई वर्गीकरण किया ही नहीं था, जो जहां से चुन के आ गए थे बस हमने उनको वो ले लिया था, है ना। देखा जाए तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा है ना इनडायरेक्टली तरीके से चुन लिया गया था, ये भी चीज है। इसके साथ साथ देसी रियासतों को संविधान को बनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया, यानी कि जो देसी रियासत थे उनको संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, रजवाड़ों को छूट मिली थी जो कि गलत थी, है ना। ये भी कुछ ना कुछ कमियां थी। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक ढंग से किया गया था, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया गया था, ये भी एक प्रकार की कमियां थी। तो अगर कमियां आती हैं तो आपको एज इट इज ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। और ये इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये दलित परिवार से थे। दूसरे नंबर पे इन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक व्यक्ति के ज़रूरतों के बारे में, जो उनके साथ जो घटित हुई थी सारी चीज़ों को देखते हुए कि उनके सामने इतनी सारी चीज़ें थी, इतने सारे टास्क थे, उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया, सारा चीज़ किया, और आज इस ओहदे पे पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों के साथ भी दिक्कतें हो सकती हैं। इस वजह से भारतीय संविधान में जो चीज़ लिखी गई ना उसमें सारी बातों को रखा गया कि भाई सारे समुदायों के बारे में, सारे जातियों को इंपॉर्टेंस दी गई। और जो वैसी जातियां थी जो अनुसूचित जातियों में आती है, जो है ना दबी कुचली जाति होती है, उनको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, है ना। तो भारतीय संविधान में ST SC OBC इन लोगों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, है ना, ताकि ये भी अपने ओहदे को उस तरीके से बना कर रखें, है ना। तो ये सारी की सारी है चीजें। तो ये जो चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा रोल इन्हीं का था, ठीक है। चलिए भाई, और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनका क्या रोल था। तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया था संविधान का, ये सारा चीज। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीला का मिश्रण हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखा जाए तो संविधान को कठोर इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 68 के अनुसार
कुछ विषयों में संशोधन करने के विषय में बहुमत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुमत का मतलब होता है कि विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि संविधान में संशोधन करना कठिन है, इसलिए इसको हम कठोर कहते हैं। और लचीलापन इसलिए कहते हैं क्योंकि संशोधन किया जा सकता है, पास किया जा सकता है, इसलिए हम इसको लचीलापन कहते हैं। और इसी वजह से भारतीय संविधान को हम लचीला तथा कठोर दोनों ही कहते हैं। चलिए भाई, ये भी हमने बात कर लिया। अच्छा, ये सेव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक था, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति काम करता है और जिसमें संविधान के देशों को समाहित किया गया है ना, पुष्प के रूप में समाहित किया गया। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ है। पुष्प गुच्छ का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक प्रकार का गुलदस्ता है ना, जो शादी वादी में फूल वगैरह इस तरीके से लेके जाते हैं ना, ये देखा होगा। तो जो पुष्प गुच्छ होता है, जो गुलदस्ता तैयार किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को डाला जाता है और सेम फूल नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। तो वो जो होता है पुष्प गुच्छ जो होता है, उनमें विभिन्न प्रकार के देशों के पुष्प डाले गए हैं। इट मीन्स भारतीय संविधान एक प्रकार का गुलदस्ता है और विभिन्न देशों से जो हमने कंटेंट लिया है ना, वो एक प्रकार का पुष्प के रूप में काम करता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक प्रकार का पुष्प का वो गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न जगहों से, विभिन्न देशों से हमने पुष्पों को लिया हुआ है, हमने फूलों को उसमें डाला हुआ है। इस वजह से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और ये बात आपको भी अपने पेपर में लिखनी है कि भारतीय संविधान कोई उधार का दस्तावेज तो है ही, चलो मान लिया, लेकिन ये उधार का दस्तावेज इसलिए उधार का दस्तावेज है, ये तो चलो हमने मान लिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमने दूसरों के अच्छाइयों को अपने संविधान में जगह दिया है। दूसरी चीज कि इससे लोगों में समानता भी आएगी, देशों में भी समानता आएगी। तो इस वजह से भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ है, इस रूप में भी है और इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल समाहित किए गए हैं। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है, इसी वजह से हम इसको पुष्प गुच्छ का नाम लेते हैं। समझ में आ रही बात? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी चीजों को समझना है कि आखिर इसको कंपेयर किस तरीके से किया गया है। समझ में आ रही बात? तो बस यही है जो आपको मैंने समझाया। ये 11 क्वेश्चन टोटल आपके फर्स्ट चैप्टर से निकाले गए हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको इसको करोगे। और जो चीज़ मैंने आपको बताया, इसका नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका सफलता बैच का, और साथ ही साथ इसका आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप तुरंत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर।